नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। आर्थिक सर्वेक्षण में चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 6% वृद्धि का अनुमान। अर्थव्यवस्था के बुनियादी तत्व मजबूत। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, भविष्य का क्षेत्र कृषि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया, भविष्य की पीढ़ियां 2047 तक विकसित, मजबूत और समृद्ध भारत की साक्षी बनेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल केंद्रीय बजट पेश करेंगी। दिसंबर 2024 में वार्षिक आधार पर बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में 4% की वृद्धि दर्ज। अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह पक्की की। और भारत ने पुणे में 5 मैचों की T20 श्रृंखला के चौथे मैच में इंग्लैंड को 182 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वित्त वर्ष 2025 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 6.4% की वृद्धि होने का अनुमान है और वित्त वर्ष 2026 में यह वृद्धि 6.3 से 6.8% के बीच रहने की संभावना है। आज संसद के दोनों सदनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में ये अनुमान लगाया गया। आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि घरेलू अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बनी हुई है, जिसमें संतुलित राजकोषीय समेकन और स्थिर निजी खपत है। इसमें उल्लेख किया गया है कि देश ने कृषि और सेवा क्षेत्र द्वारा समर्थित स्थिर आर्थिक विकास प्रदर्शित किया है। सब्जियों की कीमतों में मौसमी कमी और खरीफ की फसल की आवक के साथ वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी आने की संभावना है। रोजगार के बारे में सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2023-24 की वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% से लगातार घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने आज संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण पर संवाददाताओं से कहा है कि भविष्य का क्षेत्र कृषि है और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में कृषि क्षेत्र के योगदान को 0.75% से बढ़ाकर 1% करने की पर्याप्त गुंजाइश है। There is enough scope to raise the contribution of agriculture by 0.75% to 1% in terms of GDP growth by empowering farmers, as we wrote in last July survey. श्री नागेश्वरन ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र में 3 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि नए हवाई अड्डों, ट्रेनों और बंदरगाहों सहित अवसंरचना क्षेत्र में भारत ने कम समय में अच्छा प्रदर्शन किया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि दूरसंचार और बिजली क्षेत्र की क्षमता में भी विस्तार हुआ है। श्री नागेश्वरन ने कहा कि बाजार ताकतें शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा सकती हैं, जबकि सिंचाई और लैंड पूलिंग का विस्तार करके कृषि क्षेत्र में 1% की वृद्धि हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को भी ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने के लिए सामाजिक रूप से जिम्मेदार निजी क्षेत्र की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व भर में अस्थिरता के बीच भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के एक स्तंभ के रूप में दुनिया के सामने उदाहरण पेश कर रहा है। राष्ट्रपति ने ये बात आज संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक देश की भावी पीढ़ियां निश्चित रूप से एक विकसित, सुदृढ़, सक्षम और समृद्ध भारत बनकर उभरेंगी। विकसित भारत के विजन में जन भागीदारी का सामूहिक सामर्थ्य है। देश की आर्थिक उन्नति का रोड मैप है। डिजिटल क्रांति के रूप में टेक्नोलॉजी की ताकत है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधार भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
ये आकाशवाणी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल आम बजट पेश करेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने आज नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल सचिवों और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद थे। पंजाब के लोग औद्योगिक बुनियादी ढांचे, कर छूट, नियोक्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और मध्यम वर्ग को राहत की उम्मीद कर रहे हैं। तरन तारण के रोहित शर्मा राज्य के विकास के लिए औद्योगिक पैकेज की उम्मीद कर रहे हैं। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਮਿਲੇ। लुधियाना में फेडरेशन ऑफ पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष बदीश जिंदर नियोक्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और कर स्लैब में अधिक छूट की उम्मीद कर रहे हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति होने के बावजूद अपने बड़े परिवारों का भरण पोषण कर रहे हैं। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। देश के प्रमुख बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में दिसंबर 2024 में वार्षिक आधार पर 4% की वृद्धि हुई। कोयला, बिजली, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक और कच्चे तेल के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार कोयला उत्पादन में 5.3%, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों में 2.8%, उर्वरक में 1.7%, इस्पात में 5.1%, सीमेंट में 4%, बिजली में 5.1% और कच्चे तेल में 0.6% की वृद्धि दर्ज हुई। केंद्रीय बजट 2025-26 आकाशवाणी समाचार के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पर होगा विस्तृत विश्लेषण। सुनिए विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर प्रतिक्रिया और विशेष साक्षात्कार। बजट से जुड़ी हर जानकारी पहुंचेगी आप तक। 1 फरवरी शनिवार सुबह 10:10 से रात 10 बजे तक 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी गोल्ड और आकाशवाणी के अतिरिक्त चैनलों पर। विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीघ्र अमेरिका जाएंगे। आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यात्रा की तारीखों की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। Prime Minister and President Trump had a telephone conversation some days back recently. The two sides are working on an early visit of the Prime Minister to the United States to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership, and specific dates for this visit are still being worked out and will be announced at the appropriate time. मुंबई आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर एक सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को आरोपी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। We would have seen on 21st of January the US Supreme Court declined a petition from the accused. We are now working with the US side on procedural issues for early extradition to India of the accused in the Mumbai terror attack. दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तेजी से विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के द्वारका में एक जनसभा में कहा कि दिल्ली के लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो गरीबों के लिए घर बनाने, दिल्ली को आधुनिक बनाने और हर घर नल से जल पहुंचाने जैसी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। श्री मोदी ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो दिल्ली सिर्फ राजधानियों के लिए ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों के लिए भी एक मॉडल बनेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा की पहली बैठक में मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में 18 सदस्यों के एक परिवार ने राष्ट्रीय राजधानी में आप सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर प्रति माह 50,000 रुपए की बचत की। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने नई दिल्ली के नांगलोई जाट में रोड शो किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज मादीपुर निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज के महाकुंभ की घटना के कारणों की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने आज संगम घाट का दौरा कर घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच की। बुधवार को महाकुंभ के संगम क्षेत्र में हुए इस हादसे में 30 लोगों की जान चली गई थी और 60 लोग घायल हुए थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया है। 3 सदस्यीय आयोग का नेतृत्व कर रहे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हर्ष कुमार ने आज संगम नोज का दौरा किया, जहां बुधवार को घटना हुई थी। इस दौरान प्रयागराज के डीआईजी वैभव कृष्ण ने उन्हें घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम महाकुंभ की व्यवस्था और प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के साथ भी आयोग ने बैठक की। आयोग 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपनी सिफारिश भी देगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। पंजाब के फिरोजपुर में आज सुबह सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। 5 लोगों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 7 व्यक्तियों ने बाद में दम तोड़ दिया। घायलों को फिरोजपुर और फरीदकोट के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। भारत अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। कुआलालंपुर में दूसरे सेमीफाइनल में वर्तमान चैंपियन भारत ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हराया। फाइनल में रविवार को भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। पुणे में चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 182 रन का लक्ष्य दिया है। शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने 53 रन की पारी खेली। इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक पहले ओवर में बिना कोई विकेट खोए 4 रन बना लिए हैं। आज इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी का फैसला किया। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में भारोत्तोलन में मणिपुर की एस बिंदिया रानी देवी ने 55 किलो में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में युवा पार्थ माने ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में मणिपुर पहले, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आर्थिक सर्वेक्षण में चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 6% वृद्धि का अनुमान। अर्थव्यवस्था के बुनियादी तत्व मजबूत। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, भविष्य का क्षेत्र कृषि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया, भविष्य की पीढ़ियां 2047 तक विकसित, मजबूत और समृद्ध भारत की साक्षी बनेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल केंद्रीय बजट पेश करेंगी। दिसंबर 2024 में वार्षिक आधार पर बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में 4% की वृद्धि दर्ज। और अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।